हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आज का आपका अध्याय है ताप सुनम्य रेशे। ताप सुनम्य रेशे थर्मोप्लास्टिक फाइबर। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो प्राकृतिक रेशे हैं कपास, लिनिन, सिल्क यानी रेशम के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं तथा जो ताप सुनम्य रेशे हैं इसमें नायलॉन के बारे में भी आपको पढ़ा चुके हैं। नायलॉन के अलावा कुछ और ताप सुनम्य रेशे हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो ताप सुनम्य रेशे थर्मोप्लास्टिक रेशे फाइबर, तो इसमें आपका है डेक्रोन या टेरिलिन। डेक्रोन को टेरिलिन को पॉलिस्टर रेशे, इसी के भिन्न भिन्न नाम है। टेरिलिन, डेक्रोन, पॉलिस्टर रेशे, ये डेक्रोन के ही भिन्न भिन्न नाम है। इसको कृत्रिम विधि द्वारा यानी आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा बनाया जाता है। यह मानव निर्मित रेशा है, मैन मेड फाइबर है, क्योंकि ये रासायनिक विधियों के द्वारा संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। तो नायलॉन के अलावा कुछ अन्य ताप सुनम्य रेशे हैं जो आज के व्यस्त एवं संघर्षमय जिंदगी में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इनकी कार्य क्षमता, मजबूती एवं टिकाऊपन काफ़ी अधिक होता है। इनमें अद्भुत प्रत्यस्तता का गुण पाया जाता है, इसलिए ये रेशे काफ़ी चमकदार टिकाऊपन लिए हुए होते हैं। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ताप सुनम्य रेशे हैं थर्मोप्लास्टिक जिनके बारे में आपको बताएंगे। डेक्रोन तो आपका है ही है, डेक्रोन या टेरिलिन, पॉलिस्टर। इसके अलावा है आपके ऑर्लोन, एक्रिलोन, डायनेल, बेरल, जेफ्रॉन, सारन, डेरवेन, फाइबर ग्लास, बिकारा, क्रेसलॉन। यानी जो ताप सुनम्य रेशे में डेक्रोन के अलावा नायलॉन के अलावा ये रेशे भी ताप सुनम्य रेशे की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट उदाहरण में आता है आपका सर्वोत्तम उदाहरण आपका नायलॉन और डेक्रोन हैं जो काफ़ी प्रचलन में चल रहे हैं। जेफ्रॉन, सारन, डेरवेन, फाइबर ग्लास ये इतने चलन में नहीं है। तो डेक्रोन, टेरिलिन, पॉलिस्टर कृत्रिम विधि द्वारा मानव निर्मित रेशे हैं तथा नायलॉन की तरह ही जो नायलॉन होता है नायलॉन की तरह ही कृत्रिम विधि के द्वारा ही बनाया जाता है। डेक्रोन डॉक्टर कैरोथर्स कौन थे? डॉक्टर कैरोथर्स के बहुलीकरण पॉलीमेराइजेशन के बृहत प्रयोग का परिणाम है। जिस तरह से नायलॉन को बहुलीकरण के द्वारा डॉक्टर कैरोथर्स ने बनाया था, उसी प्रकार डेक्रोन को भी डॉक्टर कैरोथर्स ने ही बनाया था। इंग्लैंड में से टेरिलिन, अमेरिका के ER ड्यूपॉन्ट नीमच एंड कंपनी ने डेक्रोन नाम दिया। जो डेक्रोन नाम है ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इसका डेक्रोन नाम दिया था। टेरिलिन, डेक्रोन नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व में काफ़ी प्रचलन में है। तो इसका जो सूत्र है डेक्रोन का, इसका जो सूत्र है Cu ग्रुप है आपका। जो आपको जो रिंग शेप में जो संरचना दिखाई दे रही है ये आपकी बेंजीन रिंग है। किसकी रिंग है? बेंजीन रिंग, जो हमेशा एक साइकिल के रूप में रहती है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कार्बन के भी चयन होते हैं, हाइड्रोजन के भी चयन होते हैं। तो इसका जो डेक्रोन टेरिलिन होता है इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के भी अणु पाए जाते हैं। जो आपके पॉलिस्टर रेशे के निर्माण के लिए टेरिफेथिलीन अम्ल, कौन सा अम्ल? टेरिफेथिलीन अम्ल और इथिलीन ग्लाइकोल के आपस में मिलाया जाता है। जब हम टेरिलिन डेक्रोन को प्राप्त करते हैं तो इन दोनों यौगिकों टेरिफेथिलीन अम्ल और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों को मिलाकर इन्हें पिघलाकर स्पिनिरेट में डालकर हमें टेरिलिन प्राप्त होता है। यहाँ पे N का तात्पर्य है बहुलीकरण, यानी इसकी एक से अधिक इकाइयों को एक श्रृंखला के रूप में प्राप्त करना। तो इसको मैं थोड़ा सूत्र को डिफाइन करके बताती हूँ यहाँ पे। तो पहले आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, क्या होता है?
ये होता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरी एथिलीन, इसके द्वारा पॉली इथिलीन टेरीएथेलेट जब डेक्रोन को प्राप्त किया जाता है तो इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरीएथेलीन इन दोनों के द्वारा पॉलीइथिलीन टेरीएथेलेट का निर्माण किया जाता है। यानी पॉली को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एन से सूचित किया गया है। इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरीएथेलीन पॉलीइथिलीन टेरीएथेलेट का निर्माण होता है। इसके द्वारा डेक्रोन टेरीलीन का निर्माण होता है, जिसके द्वारा इथिलीन टेरीएथेलेट है इसको पिघलाते हैं। जो पॉलीइथिलीन है इसको क्या करते हैं, हम पिघलाते हैं। इथिलीन टेरी जब इसको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद एक गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। क्या होता है, गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। एक गाढ़ा घोल को एक स्पिनरेट में गुजारा जाता है। इसको किस में गुजारते हैं, स्पिनरेट में गुजारा जाता है। जो गाढ़ा घोल को एक छिद्र के द्वारा गुजारा जाता है, छिद्र के द्वारा गुजार करके इस प्रक्रिया में गर्म अवस्था में पतला टेरीलीन का धागा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के निर्माण के द्वारा डेक्रोन का निर्माण होता है। एक बार फिर जो इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरीएथेलीन के द्वारा इन दोनों को मिलाया जाता है, उसके बाद पॉलीइथिलीन टेरीएथेलेट का निर्माण होता है। जो पॉलीइथिलीन टेरीएथेलेट है इसको पिघला करके एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट में गुजारा जाता है। जब छिद्र के द्वारा डेक्रोन टेरीलीन का निर्माण होता है, जो पतले पतले धागों के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो टेरीलीन रेशा है इसको गर्म अवस्था में खींचकर स्पूल पर लेटकर धागे का निर्माण किया जाता है। आजकल डेक्रोन रेशों की प्राप्ति के लिए अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जो इस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसे पिघलाकर गाढ़ा या तुम कोलाइडल घोल बनाते हैं, या फिर जो गाढ़ा घोल होता है आपका कोलाइडल घोल भी होता है। गाढ़े घोल को इसमें गुजार कर इसके दबाव के द्वारा बाहर निकालते हैं, तब तो ये रेशे सूख जाते हैं, तो डेक्रोन के रूप में हमें रेशा प्राप्त होता है। तो इसकी जो भौतिक विशेषता होती है, भौतिक विशेषताओं का पहला रीजन आपका यही होता है। जो ग्लाइकोल डाइमिथाइल टेरीएथेलेट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़े हुए, ऑक्सीजन के अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। जो आपकी रिंग होती है आपकी बेंजीन की रिंग होती है। इस संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, और इसकी बॉन्ड संरचना है, एक बॉन्ड है आपके दो बॉन्ड में हो गए। ये जो रिंग है चारों तरफ साइकिल करती रहती है, चक्रीय रूप से घूमती रहती है। तो इसकी संगठन के रूप में यह आपका आता है। जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी रचना के रूप में देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर डेक्रोन को जो रेशा है अनुदैर्घ्य काट नायलॉन चिकना चमकदार गोलाकार तथा सीधी छड़ के रूप में दिखाई देता है। जब इसका अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं तो अंडाकार, पंचकोण, अष्टकोण आदि के रूप में दिखाई देता है। ये सब आकृति जब दिखाई देती हैं जब हम माइक्रोस्कोप में इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तब हमें इनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार कई तरीके से हमें दिखाई देती हैं। जब इसकी मजबूती को देखा जाए, जो डेक्रोन का रेशा होता है काफ़ी मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, क्योंकि इसमें लूचशीलता, प्रत्यस्थता का गुण पाया जाता है तथा यह मानव निर्मित रेशा कई प्रकार की संश्लेषण की विधियों द्वारा, कई प्रकार के रसायनों की संश्लेषण के द्वारा बनाया
जाता है। इसका जो परमाणु भार काफी बढ़ जाता है, रेशा काफी मजबूत हो जाता है। जो प्रत्यास्थता होती है, इन्हें खींचने पर काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रतिस्कंदता, डैक्रोन के जो रेशा होता है उसमें प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है। इनका एक विलक्षण अनोखा गुण पाया जाता है तथा वस्त्र सदैव ताजे नहीं दिखते हैं। यानी जो आपके तापसुलंबी रेशे से प्राप्त वस्त्र हैं, इन्हें प्रेस करने की या इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इन कपड़ों में कभी भी स्लपटें नहीं पड़ती हैं तथा ये हमेशा नए से ही दिखाई देते हैं। कुशन तकिए, गद्दी के कवर भरने के लिए खींचते समय लहरदार कुंडली नुमा जो रेशे बनते हैं, वो आपकी प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो डैक्रोन होता है, इसका तनाव सामर्थ्य काफी अधिक होता है, जिससे आसानी से कई प्रकार के मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। जो डैक्रोन टेरियो होता है, इसका आर्द्रता जो क्षमता होती है, आर्द्रता इसका गीलापन, प्रतिधारण अवशोषकता बहुत ही कम पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है जो सूती कपड़ा होता है, जो कपास के द्वारा निर्मित होता है, उसमें जो बॉडी है, जो पसीना निकलता है, उसमें सोखने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जो तापसुलंबी रेशे से प्राप्त जो रेशे हैं, इनमें आर्द्रता, प्रतिधारण, अवशोषकता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी जो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, ये कपड़े नहीं सोख पाते, यानी इनमें अवशोषकता का गुण, आर्द्रता का गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए पसीना इन वस्त्र के त्वचा के बीच में फंस कर रह जाता है तथा इससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है। कह भी सकते हैं कि किसी के लिए वस्त्र आरामदायक होते हैं, किसी के लिए आरामदायक नहीं होते हैं, वो उसकी बॉडी की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करता है। ताप संभाव्यता, हीट कंडक्टिविटी, यानी जो डैक्रोन होता है, इसकी ताप संभाव्यता क्या होती है? डैक्रोन यह ताप का सुचालक होता है। जो डैक्रोन होता है क्या होता है? ताप का सुचालक होता है। सुचालक जो होता है जिसको ताप को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अगर इन वस्त्रों को आपके पास लिया जाए तो जल्दी से ही आग को पकड़ लेती हैं, जल्दी से वस्त्र ऐसे पिघल जाते हैं जैसे कि हमने प्लास्टिक को पिघला दिया है। तो इसमें ताप संभाव्यता का गुण अधिक पाया जाता है। सूखे ताप एवं दाह का प्रभाव, डैक्रोन पर ताप सहनशील होते हैं जो 440 डिग्री सेल्सियस पर जल जाते हैं। इसलिए इन वस्त्रों पर इस्त्री नहीं की जाती है, क्योंकि यह अधिक ताप को सह नहीं सकते हैं। ये बिना इस्त्री के ही काफी नए से ही दिखते हैं। प्रकाश एवं धूप का प्रभाव, आपने देखा होगा जो कॉटन के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को आप धूप में डालें तो जल्दी से ही फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप तापसुलंबी रेशे, संश्लिष्ट रेशों को धूप में डालते हैं तो धूप का और ताप का प्रकाश करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लंबे समय तक धूप में रहने पर भी इनकी चमक फीकी नहीं पड़ती है। ये इनका एक अनोखा गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फफूंद कीड़े, सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। आपने देखा होगा जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, जब मौसम बरसात के होते हैं उनमें अलग तरह की स्मेल आने लगती है, लेकिन जो डैक्रोन है, टेरिलिन है, नायलॉन की वस्त्र है, तापसुलंबी रेशे हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें फफूंद कीड़े, इन सूक्ष्म जीवों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ना इन पर कोई नुकसान होता है। इसमें ताप चिरस्थायित्व भी का भी गुण पाया जाता है। नायलॉन की भांति डैक्रोन के वस्त्रों में हीट सेट, निश्चित आकार, आकृति, डिजाइन के प्लीट्स बनाए जाते हैं। इनमें ताप का चिरस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इनकी सफाई धुलाई आसानी से हो जाती है, तो उसमें जो दाग धब्बे लगे होते हैं जल्दी से ही छूट जाते हैं। रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव, डैक्रोन टेरिलिन पर रगड़ एवं घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये इनकी सामान्य विशेषता है। ये तो हो गए आप ये भौतिक विशेषताओं के बारे में। अब जो रासायनिक विशेषता है, डैक्रोन की रासायनिक विशेषता कौन कौन सी है? जो रासायनिक तत्वों का प्रभाव डैक्रोन पर पड़ता है, तो सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका, ये काफी तीव्र अम्ल होता है, HCl होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। जो H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब अम्ल का प्रभाव यानी
सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डेक्रोन को डाला जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये तीनों ही अम्ल काफी तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं? काफी तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं। अगर इस घोल में HCl, H2SO4, HNO3 के घोल में डेक्रोन को डाला जाए तो डेक्रोन टेरिन यानी ए रेसे जल्दी से ही नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि तीव्र क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र अम्ल होते हैं तथा तनु एवं ठंडे खनिज अम्लों के घोल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो गर्म रेसे जो आपके अकार्बनिक अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, ये तो आप किसमें आ गए? कार्बनिक अम्ल में। जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, डेक्रोन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया था? आपकी नींबू में। वही आपका एक एसिड है पर लेकिन कैसा है? अकार्बनिक एसिड। फास्फोरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया था आपके सेब और टमाटर में पाया जाता है। तो इनमें भी इनका भी प्रभाव वस्त्रों पर अधिक नहीं पड़ता। आप टमाटर खाते हैं, सेब खाते हैं और आपने इस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वस्त्र खराब नहीं होते हैं। तो यह तीव्र अम्ल को सह नहीं सकते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनको भी ये सह सकते हैं। क्षार का प्रभाव, ये तो हो गया अम्ल का यानी एसिड का प्रभाव। क्षार का प्रभाव इन वस्तुओं पर किस तरह से पड़ता है? सांद्र एवं शक्तिशाली क्षार डेक्रोन के रेशों को प्रभावित करते हैं। जो तेज होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, रेशों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है। व्यंजक का प्रभाव, व्यंजक यानी जो वस्त्र के रंग को उड़ा देते हैं, व्यंजक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग CaOCl2, एक व्यंजक चूड़ का फॉर्मूला होता है। व्यंजक चूड़ का इन वस्त्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रंगों के प्रति सांद्रता, इन पर सभी रंग खिलते हैं। डेक्रोन को रंगने के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए एक अंतिम घोल में अंतिम प्रक्रिया में रंग डालकर इन्हें किसी भी तरह के रंग से रंगा जाता है। वो भी आपके रासायनिक तत्वों से मिलकर रंग बनाए जाते हैं। पसीने का प्रभाव, जो डेक्रोन टेरिलिन होते हैं इन पर पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डेक्रोन की रेशों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अगर हमें डेक्रोन के रेशों में गुणवत्ता बढ़ानी है तो इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, इनकी चमक को कम करना चाहिए। नंबर 2, इसको क्लेंडरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। शेयरिंग मतलब होता है जो वस्त्र में उठे हुए धागे होते हैं, उड़े हुए धागे होते हैं, इनको समतल यानी एक सार में करना चाहिए। सिकन प्रतिरोधकता, रेशों को सिकुड़ने से बचाने के लिए उन्हें सिकन प्रतिरोधकता से परिसज्जा करनी चाहिए। सलवट अवरोधक, इन वस्त्रों को सलवट से बचाने के लिए, इन वस्त्रों को सलवटों से बचाने के लिए सलवट अवरोधक करना चाहिए। नक्काशी यानी इन वस्त्रों को डिजाइन करने के लिए कई तरह की एम्ब्रॉयडरी या नक्काशी की जाती है। तो ये आपके डेक्रोन की भौतिक तथा रासायनिक विशेषता हैं। अब आता है आपका डेक्रोन धागे के प्रकार। ये धागे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो एक रेशीय धागा होता है, जो एक रेशा इसमें लगा हुआ होता है। बहुरेशीय धागे, स्पिन धागे, टेक्सचर धागे, ये डेक्रोन के धागे के प्रकार होते हैं। इस तरह से डेक्रोन ऊन को मिला करके, डेक्रोन सूती वस्त्रों को मिला करके, डेक्रोन नायलॉन को मिला करके, डेक्रोन और रेयन को मिला करके एक अच्छी क्वालिटी का वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस तरह से आपका ये तो डेक्रोन है, टेरिलिन, पॉलिस्टर जैसे हैं, ये इनकी विशेषताएं होती हैं तथा ये इनके कार्य होते हैं। ये वस्त्र काफ़ी टिकाऊ एवं काफ़ी चलन में होते हैं, जिनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है।